हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नए लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे लगभग 40 प्लस एमसीक्यू फॉर टाउन प्लानिंग असिस्टेंट टाउन प्लानर यूपीपीएससी के लिए। दोस्तों, आप लोगों ने अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत तेज़ी से अब कोर्स करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आपके सिलेबस का जो पार्ट 2 है, उसी के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थक्वेक सेक्शन, सिलेक्शन ऑफ साइट एंड फाउंडेशन, ग्राउंड वाटर। ठीक है, इन तीनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर होता क्या है? सरफेस वाटर इन रिवर एंड लेक्स, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, वाटर स्टोर्ड बीनेथ द अर्थ सरफेस, वाटर फाउंड इन द ग्लेशियर एंड द आइस कैप्स। तो ऑब्वियसली बात है, जो ग्राउंड की सरफेस पे होगा उसको हम सरफेस वाटर बोलेंगे, और जो ग्राउंड के अंदर होगा उसको ग्राउंड वाटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज एन एक्वीफर? एन अंडरग्राउंड केव सिस्टम। एक अंडरग्राउंड के अंदर कोई गुफा का सिस्टम है? नहीं। ए लेयर ऑफ इम्परमिएबल रॉक? नहीं। ए परमिएबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन दैट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर? हाँ। देखिए, एक्वीफर क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। आप देख सकते हैं कि अपने पास जो एक्वीफर होता है, दो टाइप के एक्वीफर होते हैं। अनकन्फाइंड, है ना, अनकन्फाइंड। जिसने आप ये नहीं पढ़ा है वो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, है ना। कन्फाइंड, ठीक है, ये कुछ इस टाइप के एक्वीफर्स होते हैं अपने पास। तो एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है जिसमें पानी का जो है, यहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टोर एंड ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए परमिएबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जो कि पानी को स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है। व्हाट इज एन एक्वीटार्ड? एक एक्वीटार्ड क्या होता है? द रैपिड अंडरग्राउंड वाटर फ्लो पाथ? नहीं। द लेयर ऑफ रेस्ट्रिक्ट ग्राउंड वाटर फ्लो, अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड रिवर, अ टर्म ऑफ एन अंडरग्राउंड केवरन। तो एक्वीटार्ड जो होता है, एक्वीफर, जहाँ पर जो जगह पानी के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, ग्राउंड वाटर के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एक्वीटार्ड बोलते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा बी। विच टर्म्स रेफर्स टू द बाउंड्री बिटवीन द सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड जोन्स? तो बाउंड्री बिटवीन सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड जोन के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। क्या बोलते हैं, है ना। ये बाउंड्री है, मान लीजिए इतना है, ठीक है, ये एक अनकन्फाइंड एक्वीफर है, तो ऊपर जो होगा उसे हम बोलेंगे वाटर टेबल। कितना है, किस जमीन का वाटर टेबल कितना है। ठीक है, जैसे यहाँ ये एक्वीटार्ड हो गया अपना, ऊपर अपना ग्राउंड है, ठीक है, और नीचे पानी का जो स्तर है, मान लीजिए आप वो यहाँ तक पानी का स्तर है, तो इस लेवल को अपन क्या बोलेंगे? वाटर लेवल। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज? ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्राइमरी सोर्स क्या है ना। देखिए, जो भी होता है, इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन नहीं, प्रेसिपिटेशन, सरफेस वाटर, इन्फिल्ट्रेशन। मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया कि जैसे जैसे बारिश होती जाएगी, ग्राउंड वाटर जो है पानी के अंदर क्या होता जाएगा? इन्फ्लेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है प्राइमरी सोर्स होता है ग्राउंड वाटर का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। विच टाइप ऑफ एक्वीफर एज एन अपर वाटर टेबल दैट इज फ्री टू फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक प्रेसिपिटेशन एंड एक्सट्रैक्शन? देखिए, दो टाइप के एक्वीफर होते हैं अपने पास। एक होता है कन्फाइंड, जहाँ ऊपर देखिए, ऊपर जो है ग्राउंड है, ठीक है। अब ग्राउंड में क्या होता है, जो पानी का जो वाटर टेबल है ना, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, मान लीजिए ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो गई तो पानी का वाटर टेबल ऊपर हो गया, कम हुई तो नीचे हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये फ्लक्चुएट होता रहता है एक वाटर टेबल। तो इस वाले को हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर, सॉरी अनकन्फाइंड एक्वीफर। क्या बोलते हैं इसको? अनकन्फाइंड एक्वीफर। और जो दो स्ट्रॉन्ग एक्वाटार्ड हैं उनके बीच में जो पानी अवेलेबल होता है ना, उसको हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। अब ये किसकी तरह थ्रू निकलेगा? ये निकलता है वेल के थ्रू, या जो बोरिंग होती है मोटर उसके थ्रू ये पानी बाहर निकलता है। ठीक है। What is the term for a natural outlet where underground water emerges at the surface? देखिए, अंडरग्राउंड क्या होता है, जैसे ये कुएं होते हैं, आपने कुएं के अंदर देखा होगा, है ना। तो क्या ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर से जो पानी चलते चलते कुएं के अंदर जो है थोड़ा सा निकलता रहता है, पानी आता रहता है। कुआं जो है साल भर भरा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। तो दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप कि इस टर्म को यूज़ करते हैं, नेचुरल आउटलेट को स्प्रिंग। ये मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया भी है। Which geological process can be accelerated by groundwater dissolving soluble rocks like limestone? कौन से जियोलॉजिकल में जो प्रोसेस है एसलरेटेड बाय ग्राउंड वाटर डिजोल्विंग सोल्यूबल रॉक्स एंड लाइक लाइमस्टोन? जो लाइमस्टोन होता है वो ग्राउंड वाटर में मिलता रहता है, तो उससे क्या होता है, ज़मीन के अंदर क्या होता है? केव फॉर्मेशन होता रहता है। क्या होता है? केव फॉर्मेशन होता है। तो इसे हम बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शन नहीं होगा, ये वोल्केनो से होगा, माउंटेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेडिमेंटेशन से होता है, ग्लेशियर का मूवमेंट नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इरोजन एंड केवर्न फॉर्मेशन। इसको क्या बोलेंगे? इरोजन एंड केवर्न फॉर्मेशन।
व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ लैंड सब्सिडेंस ड्यू टू एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। अगर आप एक्सेसिव ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है? क्या कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है? नहीं। अर्थक्वेक आ सकता है? नहीं। सी लेवल बढ़ सकता है? नहीं। जी हाँ, रिड्यूस्ड पोर प्रेशर इन एक्वीफर। जो एक्वीफर है उसके अंदर क्या होगा, पोर प्रेशर जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, उसकी जो क्षमता है वाटर कैरी करने की वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। Which branch of geology focus on studying the distribution, movement and characteristics of groundwater? निम्न में से ऐसी कौन सी बात है? तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजियोलॉजी, है ना? ठीक है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है। What process involves artificially recharging aquifers to enhance their storage capacity? इसको हम क्या बोलेंगे कि आर्टिफिशियली, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली जो है उसको रिचार्ज कर रहे हैं। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम सुना होगा। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या टेक्निक है कि आप जो है आपकी छतों पे जो पानी आता है, आपके आसपास जो पानी आता है, उसे आप क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर मोड़ देते हैं और पानी धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट होकर ग्राउंड के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ आर्टिफिशियली हम उसको रिचार्ज करते हैं इसकी स्टोरेज, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर पंपिंग। दूसरा है आपका एक्विटार्ड एनहेंसमेंट, तीसरा है आपका मैनेज्ड एक्वीफायर रिचार्ज, और थर्ड है आपका ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन तो मतलब खराब होना होता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर से हम पानी खींच भी नहीं रहे हैं, है ना, और एक्विटार्ड को एनहेंस भी नहीं कर रहे हैं, तो हम जो है एक्वीफायर को रिचार्ज को मैनेज कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैनेज्ड एक्वीफायर रिचार्ज। ठीक है, मतलब आप एक्वीफायर के अंदर आर्टिफिशियली पानी पहुंचा रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। What term describes the area of depression around a well caused by groundwater pumping? एक वेल है, उसके आसपास का एरिया जो है धीरे धीरे वो नीचे धंस जाता है ना, इसको किस कारण से होता है? इस एरिया को हम बोलेंगे कोन ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? कोन ऑफ डिप्रेशन, है ना, क्योंकि हम उसका साइड का ग्राउंड वाटर जो है वो खींच लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेमिनेंट दैट कैन इम्पैक्ट ग्राउंड वाटर क्वालिटी? क्या हो सकता है? फ्रेश वाटर की एल्गी? नहीं, ये तो उससे बैक्टीरिया खत्म करती है। सॉइल का इरोजन थोड़ा सा हो सकता है। एसिड रेन, एसिड रेन इतनी ज़्यादा नहीं होती तो इतना ज़्यादा उसको इम्पैक्ट नहीं करता उसकी क्वालिटी को। केमिकल पोल्यूटेंट्स, अगर आपके आसपास कोई फैक्ट्री है और उसका जो केमिकल है वो या तो डायरेक्ट किसी ज़मीन के अंदर डंप किया जा रहा है या किसी वाटर के सोर्स के अंदर डंप किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पानी में अंदर की साइड चला जाए और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर सकता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर दैट ड्राइव्स ग्राउंड वाटर फ्लो? निम्न में से कौन सा ऐसा प्राइम फैक्टर है जो ग्राउंड वाटर के फ्लो को डिराइव्स करता है? तो सोलर रेडिएशन, सूर्य की किरणें नहीं करती है, हवा की गति भी नहीं, क्योंकि ग्राउंड के अंदर है, अर्थ का रोटेशन भी नहीं करता, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, एक प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो पानी का फ्लो है वो हमें देखने को मिलता है। हाउ डज ग्राउंड वाटर कॉन्ट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ फीचर्स लाइक वैली एंड रिवर बैंक? ठीक है, तो रिवर बैंक क्या होता है मैंने आपको बताया ना, जैसे ये उसमें पढ़ाया तब भी मैंने आपको बताया था, जैसे ये कोई बड़ी चट्टान है तो पानी क्या करता है, ग्राउंड वाटर धीरे 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 इसके नीचे का जो पार्ट है जब उसे यहाँ से निकलना है तो धीरे धीरे उसको क्या करता है, इरोड करता रहता है, और जो अगर मान लीजिए हल्की लाइमस्टोन जैसी चट्टान है तो उसके अंदर डिजोल्व होती रहती है ना, तो इस तरह से वो क्या करता है, एक वैली मतलब बीच में से दो पहाड़ों के बीच में से एक रास्ता बन जाएगा, ठीक है, या नदी का तट बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, वोल्केनिक इरप्शन नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं बोलेंगे, थ्रू प्रोसेसेस सच एज डिसोल्यूशन एंड इरोजन। सो क्या बोलेंगे, थ्रू प्रोसेसेस सच एज डिसोल्यूशन एंड इरोजन। इससे क्या बनता है, वैली और रिवर बैंक बन जाते हैं। Why is the selection of an appropriate site important for earthquake resistance construction? एक earthquake resistant construction के लिए एक appropriate site चुनना क्यों जरूरी है? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बचाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, aesthetic डिज़ाइन के लिए नहीं, to avoid geological hazard and ensure safety। तो जब भी हम earthquake की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमारा जो geological hazards है, जो safety है, उसको increase करना हमारा मेन पर्पस होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। What type of geological features should be avoided when selecting a site for earthquake resistant construction? एक earthquake resistant construction के लिए हमें किस टाइप की साइट को अवॉइड करना चाहिए? तो स्टेबल हिल साइड, अगर वो स्टेबल है तो फिर वहाँ बना सकते हैं, कोस्टल एरिया पे बना सकते हैं, फ्लैट एरिया है ना,
अब स्टीप स्लोप एंड प्रोन टू लैंडस्लाइड, अब ऐसे एरिया पे मैंने आपको बताया कि जहाँ पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं या थोड़ा सा स्टीप एरिया होता है, वैसे रिवर बैंक भी उसमें काउंट किए जाते हैं। फ्लैट पे कोई दिक्कत नहीं, कोस्टल एरिया में दूर में थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा पास में तो कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल सकती है। लेकिन अर्थक्वेक की पर्टिकुलर बात करें, क्योंकि यहाँ सुनामी का खतरा ज़्यादा होता है, अर्थक्वेक की पर्टिकुलर बात करें तो स्टीप स्लोप प्रोन टू लैंडस्लाइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, स्टीप स्लोप के ऊपर और जहाँ लैंडस्लाइड होता है उस जगह पर घर हमें नहीं बनाना चाहिए या साइट सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। विच फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड व्हेन एवेल्यूटिंग ए साइट्स सिस्मिक हैजार्ड पोटेंशियल, किसी भी साइट का सिस्मिक हैजार्ड पोटेंशियल के लिए हमें अर्थक्वेक का विच फैक्टर शुड बी कंसिडर, मतलब कौन सा फैक्टर हमें कंसिडर करना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ विंड पैटर्न, तो विंड पैटर्न का तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सोइल फर्टिलिटी का भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हिस्टोरिकल रेनफॉल डाटा उसका भी, प्रॉक्सिमिटी टू एक्टिव फोल्ड लाइन, अब उसके आसपास जो है एक्टिव फोल्ड लाइन, मतलब वो जो है खिसकने के लिए, जैसे है ना टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से अपने पास अर्थक्वेक आता है, तो इस टाइप की जो लाइंस होती है उसको हम बोलते हैं फोल्ड लाइन। तो अगर वहाँ पर कोई एक्टिव फोल्ड लाइन है तो वहाँ पर क्या होता है, सिस्मिक हैजार्ड्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। व्हाट इज एन एक्वीफर, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, एक फोल्ड लाइन नहीं, इम्परमिएबल रॉक नहीं, एक परमिएबल लेयर दैट स्टोर्स एंड ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वीफर। ये वाला क्वेश्चन आपके आ भी सकता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ फाउंडेशन इज सूटेबल फॉर एरियाज विद अनस्टेबल और वीक कंडीशन, जहाँ अनस्टेबल और वीक कंडीशन होती है तो वहाँ पर हमें डीप जो है पाइल फाउंडेशन का ही यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाइल फाउंडेशन। जो शेलो फाउंडेशन है वो स्टेबल एरिया पे, मेड फाउंडेशन जो है लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और स्प्रेड फुटिंग मतलब एक साथ लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। व्हाट इज द कोन ऑफ डिप्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर में कोन ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अ सर्कुलर एरिया वेयर वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम द ग्राउंड, जब ग्राउंड से आप पानी खींचते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, एक सर्कुलर एरिया बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कोन ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है, फोल्ड लाइन नहीं है और प्रोन एरिया भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर एरिया वेयर वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम द ग्राउंड। और दोस्तों आप अभी तक अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मेरे लेक्चर में बने हुए हैं, और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहता हूं कि मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा शेयर भी करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। विच फाउंडेशन टाइप इज ऑफन यूज टू ट्रांसफर द बिल्डिंग लोड टू कंपोनेंट सोइल और बेडरॉक इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, ऑब्वियसली बात है, वापस अर्थक्वेक प्रोन एरिया की बात आ रही तो शेलो फाउंडेशन नहीं यूज़ किया था, मेड फाउंडेशन नहीं, स्प्रेड फुटिंग नहीं, तो अर्थक्वेक प्रोन एरिया में ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो होता है आपका पाइल फाउंडेशन। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एक्विटार्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्विटार्ड क्या करता है, जो एक्वीफर होता है उसका पानी और नीचे जाने से जो है इसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसका फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा टू रेस्ट्रिक्ट द ग्राउंड वाटर फ्लो, एनहांस वाटर फ्लो नहीं होगा, स्टोर एक्सेस वाटर फ्लो नहीं, ग्राउंड वाटर नहीं होगा, प्रिवेंट सोइल इरोजन नहीं होगा, तो जो वाटर फ्लो है उसको ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। Why is it important to consider the soil type when designing foundation for earthquake resistant building? जब भी आप earthquake resistant building की फाउंडेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका मतलब क्या कंसिडर करना चाहिए, सोइल क्वालिटी है ना, तो टू इम्प्रूव एस्थेटिक्स नहीं, सोइल का कोई मतलब नहीं होता, कंस्ट्रक्शन टाइम नहीं, ऐसा नहीं, इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं, टू डिटरमाइन द लोड बेयरिंग कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी, ऑब्वियसली बात है हमें सोइल के टाइप को फाउंडेशन डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी चेक करनी पड़ती है और उसकी स्टेबिलिटी भी डिटरमाइन करनी पड़ती है, कहाँ पर जहाँ अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं अर्थक्वेक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। What term refer to a layer that restricts the flow of groundwater between aquifer, जो दो एक्वीफर के बीच में ग्राउंड वाटर की जो क्या बोलते हैं फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करती है उससे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैंने आपको बताया वापस, ये एक्वीफर, ये एक्विटार्ड, क्या बोलेंगे, ये भी एक्वीफर है ना। ठीक है, तो ये अनकन्फाइंड है, ये कन्फाइंड है, तो इन दोनों के बीच में एक लेयर होती है जो उस फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्विटार्ड। आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं। दोस्तों एक और बात, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की तो मेरे आरपीएससी की मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप वो भी देख सकते हैं, आपका बहुत सारा सिलेबस उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, आप वो भी एक बार देखकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, वो वाले वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल हैं। और ये हम जितना जल्दी हो सकता है ट्राई करेंगे कि करने का, बहुत टाइम लगता है इसमें, आप बस सब्सक्राइब करते रहिए। विच फाउंडेशन टाइप इज सूटेबल फॉर स्टेबल सोइल कंडीशन एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स,
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और स्टेबल सोइल कंडीशन। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ अर्थक्वेक की बात नहीं हो रही, यहाँ स्टेबल सोइल कंडीशन की बात हो रही है। तो क्वेश्चंस का आपको स्पेशली पढ़ना है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो यहाँ पर आपके जो आएगी पाइल फाउंडेशन नहीं आएगी, मेट फाउंडेशन आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, मेट फाउंडेशन। शेलो नहीं आएगा और डीप नहीं आएगा, ठीक है। पाइल और डीप जो है वो किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए होती है। शेलो जो है मतलब जो नॉर्मल लोड के लिए, नॉर्मल घर के लिए बनाते हैं। जो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात आ रही है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा मेट फाउंडेशन। वाई इज़ प्रॉपर फाउंडेशन डिज़ाइन इंपॉर्टेंट फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए प्रॉपर फाउंडेशन डिज़ाइन क्यों इंपॉर्टेंट है ना। टू इंक्रीज बिल्डिंग हाइट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट नहीं, सोइल इरोजन नहीं। टू डिस्ट्रीब्यूट सिस्मिक फोर्सेज एंड प्रिवेंट कोलैप्स। तो जब भी कोई अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है कि एक हाइपो सेंटर बनता है, ज़मीन के ऊपर इपी सेंटर बनता है, और ज़मीन के अंदर क्या होंगे, मूवमेंट आएंगे। क्या आएंगे, मूवमेंट आएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जो सिस्मिक फोर्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपकी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स होने से बच जाएगी। क्या होगा, कोलैप्स होने से बच जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूट सिस्मिक फोर्स, है ना। विच टर्म रेफर्स टू ए सडन डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल कोज्ड बाय एक्सेसिव पंपिंग, है ना। जब आप एक्सेसिव पंपिंग करते हैं उस केस में क्या होता है कि आपका जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो सडनली डिक्रीज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वीफर स्लम्प नहीं, वेल इंटरफेस नहीं, पाइल फाउंडेशन नहीं, कोन ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, कोन ऑफ डिप्रेशन ही बोलेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। What type of aquifer as an upper water table that fluctuates based on the factors like precipitation। देखिए ऊपर मैंने आपको बताया दो टाइप के एक्वीफर होते हैं। एक अनकन्फाइंड होता है जो ग्राउंड वाटर की उसकी मतलब जो उसकी सरफेस है वो ग्राउंड वाटर को एक्सपोज होती है, और एक कन्फाइंड होता है जो दो एक्विटाइड के बीच में होता है ना। यहाँ दोनों जगह ये क्या है मतलब बहुत कम परमिएबल मीडियम है, ठीक है। यहाँ से बहुत कम पानी जो है एक दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अनकन्फाइंड में क्या होता है, बारिश की वजह से उसका जो लेवल है वो चेंज होता रहता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो अनकन्फाइंड एक्वीफर आ जाएगा। व्हाट जियोलॉजिकल फैक्टर्स कैन लीड टू लैंड सब्सिडेंस ड्यू टू एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। जब आप एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल्स, सी लेवल राइज, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट नहीं, रिडक्शन इन पोर प्रेशर ऑन एक्वीफर। तो जो आपका एक्वीफर्स हैं उनके पोर प्रेशर में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएंगे। और आप मेरे साथ 31वें क्वेश्चन तक बने हुए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किस कारण से होता है। वोल्केनिक इरप्शन छोटा सा कारण है, मीटियोर इम्पैक्ट। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट सबसे बड़ा जो रीज़न है वो किस कारण से होता है, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट से आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है, ठीक है, सभी को पता है ये। विच टाइप ऑफ सिस्मिक वेव अराइव्स, एक सेकंड, सिस्मिक वेव अराइव्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के किस टाइप की सिस्मिक वेव जो है सबसे पहले अराइव होती है, वो होती है आपकी प्राइमरी वेव्स। कौन सी वेव्स होती है, प्राइमरी वेव सबसे पहले आती है। व्हाट इज़ द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स कोल्ड। जो देखिए मैंने आपको बताया जो धरती के अंदर बनता है, जो धरती के अंदर बनेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपो सेंटर। क्या बोलेंगे, हाइपो सेंटर। और जो धरती के ऊपर बनेगा इसी के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे, इपी सेंटर। तो इन्होंने क्या बोला, इनसाइड द अर्थ। क्या बोला है अपना क्वेश्चन, इनसाइड द अर्थ। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा हाइपो सेंटर। विच स्केल्स मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। तो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कौन सा मेजर करता है, सबको पता है, रिक्टर स्केल पे मेजर होता है। किस पे होता है, रिक्टर स्केल पे मेजर होता है। What टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव कॉजेज द मोस्ट डैमेज टू द स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी वेव्स जो है धीरे से नीचे से ज़मीन से उठती है, तो जो सरफेस वेव्स जो होती है, सरफेस वो स्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचाती है वो कौन सी वेव्स होती है, सरफेस वेव्स होती है। What is the term for smaller earthquake that follow the main shock of a larger earthquake? स्मॉलर अर्थक्वेक दैट फॉलोज द मेन शॉक ऑफ लार्जर अर्थ, तो उसको हम बोलते हैं आफ्टर शॉक्स। क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं कि एक बड़ा अर्थक्वेक आ गया उसके बाद भी छोटे छोटे झटके हमें देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं आफ्टर शॉक्स। वेयर इज द सेफेस्ट प्लेस टू टेक कवर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इनसाइड द बिल्डिंग। जब आप घर के अंदर हो अर्थक्वेक आ गया तो आपको क्या करना है, आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लकड़ी की टेबल है उसके पास, उसके नीचे जाके आपको छुप जाना है, ठीक है। बाकी आपको कहीं नहीं खरीदना, क्योंकि बिल्डिंग ऊपर से कुछ भी गिर सकता है, पंखा गिर सकता है, छत गिर सकती है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करेगी।
व्हाट इज द फिनोमिना इन विच सोइल बिहेव्स लाइक अ लिक्विड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आता है तो सोइल क्या होती है, जो इंटरनल सोइल होती है वो क्या होती है, पानी की तरह बह जाती है, इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन। ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर ए जाइंट सी वेव ट्रिगर्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन। तो इस टाइप की जो जाइंट सी वेव्स हमें 2007 या 2009 में इंडिया में देखने को मिली थी, इसको बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं इसको, सुनामी। विच अर्थक्वेक प्रोन रीजन इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर। निम्न में से कौन सा है जिसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो दोस्तों सभी को पता है, आई होप आपको पता होगा, पैसिफिक ओशन का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक हमें देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ तक मेरा लेक्चर देख रहे हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। विच टाइप ऑफ बाउंड्री इज एसोसिएटेड विद द कोलिजन एंड कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। जो कोलिजन एंड कन्वर्जेंस होता है तो उस टाइप की बाउंड्री को हम बोलते हैं जो आपस में टकराती है ना, तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। क्या बोलेंगे, पास में आ रही है ना, तो वो टकराने से जो होगा उसे हम बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब दूर जा रही है तो उसको बोलेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री। व्हाट इज द टर्म फॉर ए शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कोज्ड बाय सिस्मिक वेव्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जो शेकिंग ऑफ ग्राउंड जो होता है ना, सिस्मिक वेव्स को क्या टर्म क्या यूज़ करते हैं, शिवरिंग नहीं, क्वेक्स नहीं, ग्राउंड शेकिंग नहीं, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ट्रेमर्स। क्या यूज़ करते हैं, ट्रेमर्स। विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव मूव्स बाय कंप्रेसिंग एंड एक्सपांडिंग द ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल। ठीक है, तो इसमें से कौन सी वेव्स हैं जो कंप्रेसिंग और एक्सपांशन करती है। तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, पी वेव्स। क्या आएगा इसका आंसर, पी वेव्स। ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द अर्थ। हाइपोसेंटर के ऊपर का जो एरिया है, मैंने आपको पहले बताया कि ज़मीन में जो अंदर है सो हाइपोसेंटर बोलेंगे और ऊपर वाले को एपिसेंटर। तो आपने अभी तक अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब, ठीक है, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही लेक्चर मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।